वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट। आपके स्क्रीन पर है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंसॉल्वेंसी। आइए हम सबसे पहले समझते हैं इंसॉल्वेंसी क्या होता है। ठीक है ना, अपने भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, और यदि आपका एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। मान लेते हैं कि जो आपका एसेट्स है वो है 1 लाख और जो आपका लायबिलिटी है ना वो हो जाता है 2 लाख। तो जब लायबिलिटी आपका काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, जो दायित्व है वो आपका काफ़ी बढ़ जाता है और जो संपत्ति है उसके अगेंस्ट में वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है उसको आप नहीं चुका पाते हैं, दायित्व को चुकाने में आप असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं दिवाला, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। ठीक है ना। तो आइए एक बार हम किताब की भाषा पर नज़र डालते हैं, किताब में इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। ठीक है ना। कुछ कह रहा है दिवालिया का अर्थ एवं परिभाषा। साधारणतः जब कोई व्यक्ति या देनदार अपने ऋण या दायित्व का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ हो। मतलब जो आपका यहाँ देखिए, ऋण का मतलब कर्जा होता है। यदि कर्जा है 2 लाख, संपत्ति है 1 लाख, तो आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? दिवाला कहा जाता है। तो असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहा जाता है। पर कानून की दृष्टि से दिवालिया वह है जिसका दायित्व संपत्तियों से अधिक हो। यहाँ पर देखिए, दायित्व जो है संपत्ति से अधिक है ना। दूसरा है कोर्ट द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया गया हो। मतलब जब तक कोर्ट आपको दिवालिया घोषित नहीं करता है ना, आप अपने आप को दिवालिया या दिवाला नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे यहाँ पर दिवाला का ही अर्थ लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने ऋण या दायित्वों को देय राशि पर भुगतान करने में असमर्थ हो, तो उसकी संपत्ति एवं जायदाद देयताएं देनदारियों से कम हो, तो उस स्थिति को दिवाला कहा जाता है। चलिए घुमा फिरा कर वही चीज़ें हम आपको बिल्कुल अपनी भाषा में समझाते हैं। जब कर्ज आपका काफ़ी बढ़ जाए, जो कर्ज है, जो लायबिलिटी है वह काफ़ी बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि कर्जा, यहाँ पर हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, कर्जा आपका 2 लाख हो जाता है और जो संपत्ति है ना वो 1 लाख हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहकर भी कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। जब कर्ज को आप नहीं चुका पाते हैं तो आप क्या करते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। क्योंकि कोर्ट जो है ना, आपको कोर्ट में जो है आप अपना एक एफिडेविट फाइल करते हैं कि मैं दिवाला हो चुका हूँ, मेरा दिवालिया निकल चुका है। जब कोर्ट आपको दिवालिया घोषित करता है ना, तो ऐसे ही कंडीशन को क्या कहते हैं? दिवाला कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत में जो है ना, आपने दिवालिया का मतलब समझ लिया मेरे ख्याल से। दिवाला क्या होता है? जब संपत्ति कम हो, दायित्व अधिक हो जाए, तो आप दायित्व नहीं चुका पाते हैं। नहीं चुकाने के कारण जो है आप अपने आप को क्या करते हैं? दिवाला घोषित करते हैं। और दिवाला जो है जब कोर्ट आपको घोषित करता है तभी आप दिवालिया माने जाते हैं। अपने मन से कोई भी अपने आप को दिवालिया नहीं कह सकता है। ठीक है ना, जब तक कोर्ट आपको दिवाला नहीं कह दे। आइए, तो इसमें खास बात क्या है? भारत में जो है ना 2 इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू हो रहे थे। 2016 से पहले जो है भारत में 2 इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू हो रहा था। पहला है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और दूसरा है प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920। ये 2016 से पहले ये लागू हो रहा था। ठीक है ना। लेकिन 2016 के बाद जो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना। तो आगे कहा गया है कि दिवाला में होता क्या सब है। इतना तो आप जान चुके हैं कि दायित्व जो है बढ़ जाता है, संपत्ति जो है कम हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है? जो भी संपत्ति है उसको बेच दो, प्राप्त रकम से जो है ना, जो भी कर्जा है उसका पेमेंट कर दो। उसी को हम क्या बोलते हैं? दिवाला बोलते हैं। तो संपत्ति को बेचने के लिए और दायित्वों को चुकाने के लिए एक खाता बनाते हैं। उस खाते का नाम है, आइए, उस खाते का नाम है बैंक। यहाँ देखिए दिया हुआ है, उस खाते का नाम है बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है क्योंकि इस अकाउंट में जो है, इस चैप्टर में जो है मेनली आपको हर क्वेश्चन में ये अकाउंट तैयार करना होगा। कौन सा अकाउंट? बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है, इसमें सबसे पहली बात DRCR नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो इसमें लेफ्ट होता है, राइट होता है। लेफ्ट में हम क्या से लिखते हैं? यदि आपके पास पहले से कैश है या बैंक है तो उसको हम लिखेंगे। इसके बाद जो भी एसेट्स है ना, आप सबको लिखिए एक तरफ से। अपनी सुविधा के लिए जो भी एसेट्स है सेल करने वाला, सबको यहाँ पर लिखो और उसका कीमत कितना सब यहाँ पर लिखो। मान लो कि आपके पास ये
फर्नीचर है 10,000 का, तो आप यहाँ पर लिखिए 10,000। अब ये बिका कितना में, बिका 8,000 में, तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 8। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। उसी तरह से सारा एसेट्स है, जो भी कीमत है यहाँ लिखो और जितना में बिका है उसको यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। और यहाँ पर है पेमेंट साइड। पेमेंट में पहला कंडीशन है कि हम किसको पहले पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के बारे में कहा गया है कि जो सबसे पहला खर्चा जो होता है ना, हमने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है संपत्ति और दायित्वों को, संपत्तियों को बेचने के लिए, दायित्वों को चुकाने के लिए, उसका खर्चा हम सबसे ऊपर लिखते हैं बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, उसको हम पहले पेमेंट करते हैं। इसके बाद जो है ना, जो वर्कमैन होता है, मजदूर होता है ना, उसका जो ड्यूज होता है, ड्यूज में कंडीशन है कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम शॉर्टकट में हम आपको समझाते हैं कि इसको हम पहले पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन कौन सा अमाउंट पहले पेमेंट करते हैं, कौन कौन सा हम बाद में पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ आपको ये समझ लेना है इस वीडियो में कि जो वर्कमैन ड्यूज होता है उसको डालते हैं, फिर जो है जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट करते हैं, वेजेज है, अनपेड ड्यूज है, इसको पेमेंट करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, ये जितना भी एसेट्स है, मान लो कि आपका एसेट्स संपत्ति को बेचने से आपको मिलता है, मान लेते हैं कि 10,000, कितना मिलता है आपको, मिल रहा है 10,000, और यहाँ पर जो है ना कुल कर्जा हो जाता है कितना, सबको आपने पेमेंट कर दिया, सब मान लो कि आपने सबको पेमेंट कर दिया 4,000, ठीक है, आपने 4,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना संपत्ति की बिक्री से रकम कितना प्राप्त हुआ है 10,000, आपने पेमेंट कितना किया 4,000, तो रुपया कितना बच गया, तो रुपया बच गया आपके पास 6,000। इस 6,000 को हम बोलते हैं अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज, मतलब यह जो 6,000 है ना, जो लेनदार है उसको मिलेगा, अनसिक्योर्ड को मिलेगा, ठीक है ना। ये किसको मिलेगा, अनसिक्योर्ड को मिलेगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि अनसिक्योर्ड क्या होता है, सिक्योर्ड क्या होता है, फुल्ली पार्टली प्रीफरेंशियल क्या होता है, ठीक है। आइए समझते हैं कि अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होता है ना, क्रेडिटर्स को एक होता है अनसिक्योर्ड, दूसरा होता है सिक्योर्ड, और तीसरा होता है प्रीफरेंशियल। सिक्योर में जो है दो पार्ट होता है, एक होता है फुल्ली सिक्योर और दूसरा होता है पार्टली सिक्योर। हम आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि आप ये सही से समझ लेते हैं ना, समझिए आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो लेनदार है, क्रेडिटर्स है ना, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए प्रीफरेंशियल क्या होता है, इसको समझिए आप, फिर आप सिक्योर्ड को समझ लीजिए, इसके बाद जो है आप ऑटोमेटिक इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको समझना है प्रीफरेंशियल क्या होता है। प्रीफरेंशियल के बारे में कहा गया कि वे सभी राशियां जो स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफरेंशियल। कहने का मतलब है जो ऑल अमाउंट आर पेबल टू लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब मान लीजिए कोई टैक्स देना है, टैक्स हम किसको पे करते हैं, सरकार को पे करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरह का अमाउंट जो सरकार को देना होता है ना, उसको हम बोलते हैं पूर्वाधिकार, इसको हम पहले पेमेंट करते हैं, राइट। जैसे टैक्स, इंश्योरेंस और भी जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो हम पहले पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आता है सिक्योर्ड। हाँ एक चीज़ और है, प्रीफरेंशियल में एक चीज़ और कहा गया है प्रीफरेंशियल, तो आगे कहा गया मजदूर की मजदूरी, जो मजदूर काम कर रहा है ना उसकी जो मजदूरी है उसको भी हम प्रीफरेंशियल मानते हैं। तो कितना मजदूरी प्रीफरेंशियल होगा, 24 महीने का, जो जिस डेट को आपका बिजनेस दिवालिया घोषित हो गया है उस डेट से जो है 24 मंथ बिफोर, मान लीजिए कि 2021 में आपने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया, आपने मजदूर को 3 साल से मजदूरी नहीं दी है, तो 24 महीना मतलब 24 महीने का मतलब 2 साल हो गया ना, तो 2 साल बैक चलेंगे हम, ठीक है ना। तो 2 साल तक का जो मजदूरी है वह प्रीफरेंशियल कहलाएगा। प्रीफरेंशियल का मान लो कि मजदूर का मजदूरी जो है 2 साल का होता है 3,000 रुपया, और चूँकि 3 साल का बाकी है तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 3 साल का है कितना, 3 साल का है 5,000 रुपया, 2 साल का है 3,000, 1 साल का है 2,000। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि यदि आप मजदूर हैं, आपका कुल रकम बाकी है
5,000 रुपया, जिसमें से 3,000 जो है 24 महीने का है, तो इसका मतलब है कि 3,000 का गारंटी है, 3,000 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन 2,000 की गारंटी नहीं है। अर्थात यह 2,000 जो है जब रुपया बचेगा तब देखा जाएगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये 3,000 रुपया आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं, जो रुपया आपको मिलेगा ना, जो रकम पेमेंट करना होता है उसको बोलते हैं प्रीफेंटियल। और जो रकम सबसे लास्ट में रुपया बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, इस तरह के रकम को हम क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड। जैसे आपने उधार माल खरीद लिया है, ठीक है, तो ये जो उधार माल आपने खरीद लिया है, इस तरह का जो लेनदार है ना, उसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, ये प्रीफेंटियल स्पष्ट हो गया, अनसिक्योर्ड भी स्पष्ट हो गया। एक होता है सिक्योर्ड, इसको सिक्योर्ड में दो तरह का सिक्योर्ड होता है, एक होता है फुल्ली सिक्योर्ड, एक होता है पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब है, इसको आप ऐसे समझिए अपनी भाषा में, यदि आपने 1,00,000 रुपया किसी से कर्ज लिया हुआ है, लेकिन आपने जिससे 1,00,000 का कर्ज लिया है उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं था, उसने आपसे 1,50,000 का सोना गिरवी रख लिया, या कोई संपत्ति या जमीन का पेपर आपसे गिरवी रख लिया, तो 1,50,000 रुपया का पेपर लिया है आपसे, तो बदले में आपको 1,00,000 का लोन दिया है। तो जितना का लोन लिया आपने, उससे अधिक का संपत्ति दिया, आप किसी के यहाँ बंधक रख देते हैं ना, तो उस तरह के ऋण को हम क्या कहते हैं, पूर्ण रक्षित ऋण, या अंग्रेजी में बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो इस तरह का जो क्रेडिटर्स होता है उसको पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। आगे होता है पार्टली सिक्योर्ड, इसको आप उल्टा कर दीजिए, आपने 1,50,000 रुपये का ऋण लिया है किसी से, और बदले में आपने उसको 1,00,000 का संपत्ति बंधक के रूप में दे दिया है। तो जितना आपने ऋण लिया है उससे कम का संपत्ति गिरवी रखा है, तो इस तरह के ऋण को हम क्या बोलते हैं, पार्टली सिक्योर्ड बोलते हैं। पार्टली सिक्योर्ड में क्या होता है, जितना का सिक्योर्ड है उतना हम पेमेंट कर देते हैं, बाकी को अनसिक्योर्ड माना जाता है। अनसिक्योर्ड का मतलब है यहाँ पर जो है 1,50,000 का आपने कर्जा लिया है, 1,00,000 आपने संपत्ति गिरवी रख दिया है। ये जो 1,00,000 है ना, 1,00,000 का जो ऋण है वह 1,00,000 का संपत्ति आपका बंधक पड़ा हुआ है, तो 1,50,000 में से 1,00,000 का जो लोन है ना, वह कहलाएगा प्रीफेंटियल, मतलब उसको पहले पेमेंट करना है, बाद बाकी जो हो गया 50,000 वो कहलाएगा अनसिक्योर्ड। ठीक है ना। चलिए, ये सारे पॉइंट को जो है अब हम सवाल के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी, मदद करेगा, और जहाँ तक हो पाएगा हमारा पूरा प्रयास होगा कि चैप्टर को इजी वे में सॉल्व करने का। यदि आपके मन में किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। किसी न किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया होता है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ।